हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट का फर्स्ट एग्जाम का जो असाइनमेंट है उसका सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 2 का सवाल, जितने भी प्रश्न है उसके उत्तर बताने जा रहे हैं आपको। चैप्टर नंबर 2। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी माध्यम के हर एक टाइप के सॉल्यूशन एग्जाम रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का पहला। फ्रेंकफर्ट संधि जब प्रथम विश्व युद्धનું મુખ્ય કારણ હતું તે કેવી રીતે કહી શકાય? તાર્કિક રીતે સમજાओ। 2 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंकफर्ट संधि ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, कैसे? ऐसा क्या था कि इस संधि की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ? चलो जानते हैं। आंसर आपके सामने है, देखो। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को कौन सी संधि करनी पड़ी? फ्रैंकफर्ट संधि। समझो, प्रथम विश्व युद्ध जो चालू हुआ 1 अगस्त 1914, जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को हरा दिया भैया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट संधि करनी पड़ी। 1871 में हुआ और इसके अनुसार ऐसा बोला गया कि फ्रांस ही इसका जिम्मेदार था और उसके ऊपर युद्ध दंड लादा गया। फ्रांस के 2 प्रदेश आल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। ठीक है, फ्रांस ने दिया और फ्रांस इस अपमान को कभी भूल नहीं सका। और यह अपमान कौन सी संधि में हुई थी? फ्रैंकफर्ट संधि। इस प्रकार यही संधि प्रथम विश्व युद्ध का क्या बनी? कारण बनी। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा हुई, कारण दो। अर्थात इस प्रश्न में यह पूछा है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी तीव्र हुई, ऐसा क्या कारण था जिनसे इनके दोनों के बीच कंपटीशन तेज हुआ? आगे देखते हैं आंसर। आंसर आपके सामने है, ध्यान से देखना। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का स्थापना, उपनिवेशवाद यानी एक देश का दूसरे देश पे कब्जा। तो औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चा माल चाहिए था। क्यों? यूरोप में एक तरफ उद्योगों की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ यूरोप अलग अलग जगहों पर राज करके यूरोप काफी बड़ा हो चुका था, तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि उद्योग चलाएगा तो कच्चा माल कहां से लाएगा? 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्ष में जर्मनी ने 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। यानी 19वीं सदी में 25 वर्षों में जर्मनी एशिया और अफ्रीका में मार्केट काफी बना चुका था, धंधा अच्छा खासा चला रहा था। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया। अब इस एशिया अफ्रीका में इंग्लैंड की भी बाजार थी, फ्रांस की भी बाजार थी और जर्मनी की भी थी। जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस की तुलना में सस्ता माल देने लगा, इतना सस्ता देने लगा ना कि एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड और फ्रांस के बाजार क्या होने लगे? टूटने लगे। फ्रांस तो बर्बादी हो गया, समझ जाओ, चल निकल गया फ्रांस। लेकिन इंग्लैंड टक्कर लेने लगा और टक्कर लिया तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच काफी तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई। फ्रांस तो भैया टक्कर का सामना ही नहीं ले पाया। समझ में आ रहा है ना? दूसरा का उत्तर समझ में आया? ओके, आगे तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्यों? क्यों की गई? प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया तो राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? जानते हैं आंसर। आंसर आपके सामने है। प्रथम विश्व युद्ध की जो भयानकता थी, विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई। जो विनाश प्रथम विश्व युद्ध में हुआ ना, उस विनाश को देखकर ये तो लोगों को समझ में आ गया कि शांति बनाए रखो, झगड़ा वगड़ा मत करो भैया, बहुत नुकसान होता है। लेकिन फिर भी लोगों को डर था कहीं झगड़ा हो ना जाए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हो ना जाए। इसके लिए कोई एक संगठन की स्थापना की गई, वह अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ेगा। अर्थात विश्व में शांति चाहिए, झगड़ा रोकना है
तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना पड़ेगा। इस तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की। वुड्रो विल्सन ने 14 मुद्दों को रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की रचना की गई। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्र संघ की रचना क्यों की गई? दूसरा विश्व युद्ध ना हो, कोई झगड़े ना हो, विश्व में शांति हो, विश्व में सुरक्षा हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज में स्त्रियां जागृत बनी तो केवी रीते कही सकाय, तार्किक रीते समझा। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप समाज की जो औरतें थी ना, वह जागृत बनी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुरुष भाग लिए थे और बहुत पुरुष मरे, तो पूरे घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? स्त्रियों पर। और किस तरह से स्त्रियां जागृत हुई ये बताना है। ठीक है, आंसर आपके सामने है। विश्व के हर एक राष्ट्र में पुरुष के युद्ध में शामिल होने से कौटुंबिक यानी पारिवारिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व किसके ऊपर आ गया? स्त्रियों के ऊपर। क्योंकि जब प्रथम विश्व चल रहा था ना, हर देश के पुरुष उसमें भाग लिए थे, तो पूरी जिम्मेदारी परिवार की, काम धंधे की किसके ऊपर आ गई? स्त्रियों के ऊपर। घर की चार दीवारी से स्त्रियां जो बाहर नहीं निकलती थी ना, अब बाहर निकली और व्यावसायिक क्षेत्र में गई, काम धंधा करने लगी, पैसा कमाने लगी, उत्तरदायित्व अपनी जिम्मेदारी संभालने लगी। इससे उनमें पुरुष के समकक्ष होने की आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इससे महिलाओं को यह मालूम पड़ा कि जो पुरुष कर सकते हो हम भी कर सकते, हम किसी पुरुष से कम नहीं। उसमें समानता की भावना का उदय हुआ। अब स्त्रियां ये चाहती है कि हम पुरुष के समान है, जो पुरुष कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, अर्थात हमें और पुरुष दोनों को एक समान नजरों से देखा जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप स्त्री मताधिकार की मांग उठी। अब स्त्रियां बोली हम भी इलेक्शन देंगे, हम भी वोट देंगे, जिस तरह से पुरुष वोट देते हैं ऐसे हम भी वोट देंगे। समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? यही आंसर है भाई। ओके, पांचवा प्रश्न क्या है? 22 जनवरी 1905 ના દિવસે રશિયાના લોહિયાડ રવિવાર તરીકે ઓળખાય આવે છે કારણ 22 जनवरी 1905 जो दिन है वो रशिया का खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार कैसे जानते हैं? स्टोरी है एक छोटी सी, जानते हैं। तो भाई 22 जनवरी 1905 खूनी रविवार क्यों कहा जाता है? पहले रशिया में बोल्शेविक क्रांति आई, उसी क्रांति की एक छोटी सी कहानी है, देखो ध्यान से। फादर गपोन नामक एक पादरी व्यक्ति था। उसने ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके एक विशाल जुलूस बनाया और वो जुलूस जार के निवास स्थान पर था। जार कौन थे? रूस के राजा। रूस के राजा जार का बहुत ही समझ लो कि अत्याचार बढ़ गया था। लोग हैरान हो गए थे भैया उससे। तो फादर गपोन नाम का एक पादरी व्यक्ति एक विशाल जुलूस के साथ जार के निवास स्थान पर गया। जार का निवास स्थान विंटर पैलेस था। 22 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, उसी दिन ये लोग गए थे। वे सभी लोग निशस्त्र थे, अर्थात फादर गपोन के साथ रैली में जितने भी लोग थे किसी के पास हथियार नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ लोग के हाथ में जार की तस्वीर थी। उनमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो जैसे सूत्र लिखे हुए थे। मतलब जार तो बहुत गंदा है, तो ये जार मरे या जार भागे या जार का शासन हटे तो कोई दूसरा आए जार के जगह पे, भले से उसके खानदान का ही आए, कुछ तो सही होगा, ऐसा लोग चाहते थे कि ये हटे। लेकिन क्या हुआ भैया, उन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिक ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। अपने मन से तो चलाई नहीं हुई, जार हरामी था ही। जार ने बोला मारो गोली। अब गोलियां चला दी तो कितने लोग तो मर गए भैया, क्योंकि हथियार लेके नहीं गए तो निर्दोष ही थे, नहीं तो ये भी गुनहगार होते तो हथियार लेके चले जाते वहां पर। गए थे झगड़ने के लिए नहीं, बस मांग, हमारी मांग पूरी करो, ऐसा। हजारों निर्दोष लोग मारे गए भैया। और जहां जार का महल था उस सेंट पीटर्सबर्ग का बर्फ, एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, सेंट पीटर्सबर्ग बर्फ, उसी पे सब जाके गिरे हैं। गोलियां धाड़ धाड़ लगी है, सब उसी पे जाके गिरे। पूरा बर्फ है ना लाल हो गया खून से भैया। और इस दिन को, उस दिन को रशिया का इतिहास में देखा गया खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, 22 जनवरी 1905। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पारिभाषिक शब्द समझाना है। सबसे पहले ब्लैक हैंड क्या है, उसके बाद राष्ट्रसंघ क्या है,
उसके बाद वर्सेस की संधि क्या है, पहले ये तीन को समझते हैं। ब्लैक हैंड, राष्ट्रसंघ, वर्सेस की संधि। सबसे पहले जानेंगे ब्लैक हैंड क्या है। तो सबसे पहले ब्लैक हैंड जो है ना, एक संस्था, उग्रवादी संस्था, दिमाग में बिठा लो, ब्लैक हैंड एक उग्रवादी संस्था था, राइट। ब्लैक हैंड नामक उग्रवादी संस्था कहां पे, सर्बिया में। सर्बिया में यह एक संस्था जिसका नाम ब्लैक हैंड, उग्रवादी संस्था। ये क्या किया उग्रवादी संस्था ने, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की क्या कर ली, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को किडनैप कर लिए। क्या कर लिए, किडनैप। सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया के उग्रवादी संस्था ने सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब किडनैप करके गोली मार दिए, किडनैप तो पहले उठाया वहां से, फिर गोली मार दी। अब अपने को यही जानना है कि ब्लैक हैंड था क्या। तो मैंने बता दिया, ब्लैक हैंड एक उग्रवादी संस्था था जो सर्बिया की संस्था थी, जिसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को किडनैप करके गोली मार दिया। ठीक है, राइट, ओके। दूसरा हमारा था राष्ट्रसंघ, एक एक नंबर में है। विश्व की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई। उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, उसे बोलते हैं राष्ट्रसंघ। ऐसा भी लिख सकते, राष्ट्रसंघ यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका काम विश्व में शांति बनाए रखना है, झगड़े मारपीट ना हो, बस। तीसरा नंबर एक वाक्य में है वर्सेस की संधि। ये वर्सेस की संधि क्या है जानो। तो ये क्लियर है कि पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ समझौता किया गया। एक पेरिस शांति सम्मेलन बनाया गया, उसमें जर्मनी के साथ समझौता किया गया वर्सेस के शीश महल में, मिरर पैलेस जिसको बोलते थे, वर्सेस के शीश महल में, इसीलिए उसे वर्सेस की संधि के रूप में। तो पेरिस शांति सम्मेलन मनाया गया, कहाँ मनाया गया भैया, वर्सेस के शीश महल मिरर पैलेस में, इसीलिए उसे वर्सेस की संधि के रूप में जाना गया। तीनों हो गए, ओके। आगे चलते, अब आगे क्या है, अफीम विग्रह, अफीम युद्ध, अफीम युद्ध और संधि और एकीकरण। अफीम युद्ध, संधि और एकीकरण क्या है। अफीम युद्ध क्या है देखो, इंग्लैंड आगे बढ़कर चीन में भी प्रवेश किया भैया। भारत में तो था ही इंग्लैंड, आगे बढ़कर चीन में भी घुस गया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच झगड़ा हो गया। इंग्लैंड चीन में तो घुसा, लेकिन अफीम का व्यापार होने लगा। इंडिया से अफीम की खेती की जाती थी और अफीम चाइना में भेजा जाता था, तो चाइना और इंग्लैंड के बीच अफीम वार हो गया 1839 से लेकर 42, जिसको इतिहास में अफीम युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में चीन हार गया था भैया। जैसे ही चीन हारा ना, इंग्लैंड को 5 बंदरगाह मिल गए। अब चीन में इंग्लैंड की सत्ता की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, संधि। बहुत आसान है, संधि दो देशों के बीच के झगड़े का समझौता है, और इस झगड़े में किसी को लाभ होगा और किसी को हानि। और इस चैप्टर में जो दो संधि पढ़े हो, वो संधि में एक तरफ फ्रांस को नुकसान हुआ था और दूसरे में जर्मनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। समझ में आ रहा है। पहले में फ्रांस को नुकसान हुआ, जर्मनी को फायदा, दूसरे में जर्मनी बर्बाद हुआ भैया। समझ में आ रहा है ना। एकीकरण क्या है भैया, एकदम एकीकरण का अर्थात है कई देशों का एकजुट होना। एकीकरण मतलब अलग अलग देश एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, मित्र बनाएंगे, उसी को बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 7वां नंबर है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद अर्थात दूसरे के देशों को हड़प करके अपने देशों का विकास करना। साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य का विकास करना। वो विकास डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, शांति से कुछ मिले तो ले लो, नहीं तो छीन लो, ऐसा हाल है। सही है, ठीक है। तो साम्राज्यवाद तो आपको समझ में आ गया। अब बोल्शेविक क्रांति और लोहियार्ड रविवार मतलब खूनी रविवार। बोल्शेविक क्रांति और खूनी रविवार, ये रहा बोल्शेविक क्रांति का आंसर। ईस्वी सन 1917 में रूस की क्रांति हुई, वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ईस्वी सन 1917 में रूस में क्रांति हुई, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से चलने वाला सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन करते थे। जार की जितने भी वंशज थे, सब जो भी शासन चलाते थे, तानाशाह और निरंकुश, यही बोल्शेविक क्रांति का कारण बना। बोल्शेविक क्रांति क्यों आई? जार की वजह से आई, राइट, क्योंकि वहां पर निरंकुश शासन, लोगों पे अत्याचार, यही सब चीज। ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार। तो मैंने आपको बता दिया था कि जार ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, हजारों लोग मर गए। जार का महल पे एक सेंटर्स पीसरबर्ग का बर्फ था, वह खून से लाल हो गया। इस इतिहास को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर बी पूरा होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का वीडियो सब मिल जाता है सबको, गुजराती मीडियम के वीडियो सबको मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम का जल्दी कोई बनाता नहीं है। तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।